हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने अप टू क्वेश्चंस 12 तक अटेम्प्ट करे थे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। कुछ आज आगे के और क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के। हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। द 13 क्वेश्चन इज अ यूनिट कन्वर्जन। सो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमें प्रेशर को डिटरमाइन करना इन टर्म्स ऑफ पास्कल। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर in terms of Pascal. And what is being given to us? The mass of the air at sea level is being given to us. It's 1034 gram per centimeter square. And we have to calculate the pressure in terms of Pascal. So what is the formula for pressure is? Pressure is equals to force acting on per unit area. So we will convert it into mass into G upon area, because we are talking at the sea level, so it will be under the influence of gravity. So mass into G upon area per unit area. एक unit area के लिए हम find out करना चाह रहे हैं. So this will be also called as weight per unit area. So we will putting the value now. Pressure will be equals to mass gram per centimeter square. एरिया आ गया हमारे पास पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, एंड द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इन न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन ओनली वी विल रीच टू द पास्कल यूनिट. तो हम ग्राम को केजी में बदल देते हैं, डिवाइडिंग बाय 1000 एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बारी करना पड़ेगा, तो 2 बारी कर देते हैं. तो यानी कि ये यूनिट हमारी केजी में बदल गई, और ये हमारा जो सेंटीमीटर है वो हमारा मीटर में बदल गया. हमने 100 से कर दिया 2 बारी, इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ दिस यूनिट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू kg. 1 centimeter square has been converted into meter square. So when you solve it, it will be 1034 into 98. Decimal हमने shift कर दिया, and the unit will be now kg upon meter square. मीटर इसका चलेगा. You will cancel this one. 101,332 will be the answer for this multiplication, and now you will be having this kg. Now we have to convert in 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. 1 kg होता है 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. तो यानी कि मुझे यहाँ पर मीटर साथ में चाहिए इसके, तभी न्यूटन बन सकता है. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ एक मीटर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक यहाँ मीटर मल्टीप्लाई कर देती हूँ. नाउ आंसर देखो 101,332. केजी ले लो, मीटर ले लो, और सेकेंड स्क्वायर ले लो. दिस विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर. दिस विल बी न्यूटन. ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, न्यूटन के, और मीटर स्क्वायर हमारे पास नीचे है, डिनोमिनेटर में है. सो द यूनिट विल बी, यहां से लिखकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पास्कल के. सो द आंसर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पास्कल. सो द प्रेशर वी हैव कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पास्कल. तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल. So this is a simple calculation, just a unit conversion has to be done in this question. Fine. So let's proceed with the next question. Let's try something else. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन ट्राई करते हैं. 17 क्वेश्चन के अंदर एक सैंपल दे रखा है ड्रिंकिंग वाटर का, विच हैज बीन कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, एंड it is the level of the contamination was 15 parts per million by mass. So we have to express this in percentage by mass. We have to express this in percentage by mass. First, ppm means parts per million.
That means when we say 15 ppm, that means 15 parts are present in parts of chloroform present in 10⁻⁶ वॉल्यूम टोटल के अंदर 10⁻⁶ के अंदर प्रेजेंट है पार्ट्स पर मिलियन. वी हैव टू कन्वर्ट इट इन परसेंटेज. दैट मीन्स 100 के लिए निकालना है. तो वी विल सॉल्व 15 ppm वी विल कन्वर्ट इन राइट इन डिफरेंट वे, क्योंकि हम लोगों ने तो उसके लिए निकालना है. ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे दैट 10⁻⁶ parts contain 15 parts of chloroform. तो हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है, यानी कि 100 के लिए निकालना है हमें. तो यानी कि 100 पार्ट्स के अंदर कंटेन सिंपल. तो यानी कि इसको आप कन्वर्ट कर लो. द आंसर विल बी इन परसेंटेज. कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻⁴. 15 इंटू 10⁻⁻⁴. अब परसेंटेज बाय मास आ गया. 100% के लिए निकाल लिया हमने. 100 वॉल्यूम के अंदर निकाल लिया. अभी हम कितने के लिए थे? पहले दिया हुआ था हमें 10⁻⁶ मिलियंस के लिए दिया हुआ था कि इतने मिलियन के अंदर इतना पार्ट्स क्लोरोफॉर्म है. अब 100 के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, हमें वो निकालना था. नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर एक और पार्ट है, हमें इसके अंदर से मोलालिटी निकालनी है. तो मोलालिटी के लिए मुझे मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए होगा. अब इस वैल्यू को देखो, व्हाट इज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट? ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि मिलियंस के लिए बात हो रही थी. तो यानी कि मुझे 1000 के लिए निकालना है. अब तो यानी कि 100 ग्राम सैंपल के अंदर 100 ग्राम सैंपल के अंदर कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट था? 15 इंटू 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सैंपल के अंदर 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट था. अब हमें लगाना है 1000 ग्राम के लिए. 1000 ग्राम के लिए क्यों निकालेंगे? क्योंकि मोलालिटी होती है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. 1 केजी सॉल्वेंट के लिए मोलालिटी को निकाला जाता है. तो यानी कि मुझे किसके लिए निकालना है? 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं. तो 1000 ग्राम ऑफ द सैंपल विल कंटेन हाउ मेनी ग्राम? 15 इंटू 10⁻⁴. सिंपल. ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया? 150 10⁻⁴ ग्राम. नाउ यू हैव गॉट द ग्राम्स. एक बार ग्राम्स आ गया तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? मोल्स. सो लेट्स फाइंड आउट द मोल्स फॉर दिस. मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास तुम्हारा ये आया है. इसके मोलर मास से इसको डिवाइड कर दो. द मोलर मास कम्स आउट टू बी 118. निकालोगे तो ये आएगा. दिस विल गिव यू दी मोल्स. एक बार मोल्स आ गए. द मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. हमने 1 kg के लिए निकाला हुआ है, ये 1000 ग्राम के लिए निकाला है. तो हमारा 1000 ग्राम के लिए आ जाएगा. तो यानी कि जो मोलालिटी आएगी, जो मोल्स आएंगे, वही आपकी मोलालिटी होगी. तो सबसे पहले हमें पार्ट्स पर मिलियन का मतलब पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ पार्ट्स के अंदर इतना पार्ट क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है. तो मास बाय परसेंटेज बोला था, परसेंटेज बाय मास बोला हुआ था. तो 100 पार्ट्स के लिए हमें निकालना था, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कितनी कोई चीज प्रेजेंट है. तो हमने पहले वो निकाला. उसके बाद हम लोगों ने मोलालिटी निकालनी थी. हमें पता है मोलालिटी पर केजी के लिए होती है. तो 1000 ग्राम के लिए हमें निकालना पड़ेगा. तो 100 ग्राम के लिए अगर इतना सैंपल प्रेजेंट है तो 1000 ग्राम के अंदर कितना सैंपल प्रेजेंट होगा. And we have 100 of the moles. General method, given mass upon molar mass, and then the molarity for 1 kg. जो मोल्स आएंगे वही आपकी मोलालिटी होगी. ठीक है. So let's proceed to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23. 23 में कैलकुलेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है. हमें एक रिएक्शन दी हुई है, A + B2 gives AB2. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक एटम A का
रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ। 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। ये स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है, इसी से हम सब चीज को कंपेयर करके हम सारे पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अगर अब तुम ध्यान से देखो, हमारे पास स्टोइचियोमेट्री अगर देखी जाए तो एक एटम के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, यानी कि स्टोइचियोमेट्री 1:1 की होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 300 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। ना यहाँ 300 है, यहाँ तो 200 है, पर हमें तो 1:1 की रेशियो चाहिए होती, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो यानी कि 200 दिए हुए, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, कम कौन सा प्रेजेंट है, बी। तो यहाँ पर एल आर क्या हो जाएगा, बी। डी वी विल द एल आर, और ए आपका एक्सेस में प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर दे रखे हैं 2 मोल ए प्लस 3 मोल, ठीक है ना। अब मोल्स तो बराबर चाहिए थे, 1 मोल और 1 मोल चाहिए थे यहाँ पर, क्योंकि ये भी 1 मोल ऑफ एटम है, ये भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल एटम के साथ। तो यहाँ पर मोल्स तो बराबर होने चाहिए थे। अगर ए के 2 मोल्स हैं तो बी के भी कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए। तो यानी कि बी एक्सेस में प्रेजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, ए। क्योंकि यहाँ मोल्स की टर्म से बात करिए थी, तो कोई भी मोल्स की टर्म से बात करते हैं, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए मोल आ जाता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो एटम के लिए बोला जाता है 1 मोल ऑफ एटम। तो यानी कि 2 मोल ऑफ एटम रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो यानी कि 3 दे रखे हैं, ज्यादा दे रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, जबकि हमें 1:1 की रेशियो में मोल्स है, 1:1 की रेशियो में है। तो ए विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड का केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या दे रखे हैं, 100 atoms of A and 100 molecules of B. 100 atoms of A and 100 molecules of B. अब बिल्कुल सही है, 1:1 की रेशियो है पूरी। यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। ये एटम्स है और ये मॉलिक्यूल्स है। तो इस केस के अंदर नो एल आर, इसके अंदर कोई भी एल आर प्रेजेंट नहीं है, बैलेंस चाहिए। अगला देखते हैं। 5 मोल ए के दे रखे हैं और 2.5 मोल बी के दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। अगर आप इसको कंपेयर करो तो यानी कि अब यहाँ पर कौन सा कम है, हमें तो मोल्स में बराबर चाहिए थे, 1:1 की रेशियो में चाहिए था। बी के से 2.5 मोल्स है, तो यानी कि कौन सा एल आर हो जाएगा, बी, एल आर। फाइन। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, 2.5 मोल ए के हैं और 5 मोल बी के। 2.5 मोल्स ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ, अब ऑब्वियसली मोल्स में फिर बराबर चाहिए था, यहाँ पर तो फिर कम हो गया। अब कौन सा कम हो गया, अब ए कम हो गया। तो यानी कि एल आर विल बी, मोल्स हमें 1:1 की रेशियो में चाहिए, तो A will be the limiting reagent. So this is, you are going to solve it. Fine. Let's proceed with the next question. Clear? अगला क्वेश्चन भी लिमिटिंग रीजन के ऊपर ही बेस्ड है, वो भी एक ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये। हमें एक बैलेंस इक्वेशन दे रखी है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया की। हावर प्रोसेस दे रखा है हमें, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट पूछा गया है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टर रिमेन्स अनरिएक्टेड, क्या इसमें से कुछ एक्सेस में प्रेजेंट है, और इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी द मास, कितना वो प्रेजेंट होगा। अगर कोई चीज एक्सेस में प्रेजेंट भी है तो कितना वो प्रेजेंट होगा। यानी कि एलआर का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो हमारे पास पहले जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो यानी कि यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन के अंदर कितना हो जाएगा, ये 28 ग्राम हो जाएगा और ये 6 ग्राम हो जाएगा,
क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है मास, टोटल एटम्स हाइड्रोजन के 6 हैं तो 6 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन का 14 होता है, टोटल एटम्स इसके अंदर 2 हैं तो 28 ग्राम हो गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो अब हम इसमें से LR को फाइंड आउट करते हैं। तो LR को फाइंड आउट करोगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हमें गिवन है 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी कि सीधा 2000 ग्राम हो गया। 2 × 10⁻³ ग्राम, तो यानी कि 2000 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये फाइंड आउट करेंगे। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 428.6 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। इतना ग्राम हमें हाइड्रोजन चाहिए, पर गिवन अमाउंट कितना है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का जो गिवन अमाउंट है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो है 1000 ग्राम। इतना दे रखे और चाहिए कितना हमें? सिर्फ 428.6 ग्राम चाहिए। तो यानी कि ये क्या हो गया? H2 क्या हो गया? एक्सेस में, और LR क्या हो गया? नाइट्रोजन। N2 हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब जब अमोनिया की प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? LR के ऊपर, क्योंकि जो कम होता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन। तो हमें अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए अब हमें नाइट्रोजन से कंपेयर करके ही निकालना होगा। सो व्हाट विल बी राइट? प्रोड्यूस्ड 34, 17 होता है इसका, 14 + 3 17, 17 × 2 करोगे 34 आ जाएगा। 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। और हमारे पास गिवन अमाउंट कितना है नाइट्रोजन का? 2000 ग्राम। प्रोड्यूस ये आप निकाल लेंगे, दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट नाउ। अब हमें सेकंड पार्ट करना है कि वी एनी ऑफ दिस रिएक्टेंट, एनी ऑफ द 2 रिएक्टर रिमेन अनरिएक्टेड। यस, कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है। थर्ड वर्ड पूछा है कि अगर रह जाएगा है तो कौन सा है और कितना है? तो थर्ड पार्ट विल बी हाइड्रोजन रह जाएगा, और कितना रह जाएगा? गिवन अमाउंट हाइड्रोजन का कितना है? यूज कितना होना है? सिर्फ 42, 428.6 ग्राम निकाल लो। दिस विल बी द अनरिएक्टेड हाइड्रोजन। तो सेकेंड पार्ट में यस, थर्ड पार्ट के अंदर हाइड्रोजन विल बी रिमेन अनरिएक्टेड, और कितना रह जाएगा? 1000 इज द अमाउंट विच इज बी गिवन इन द रिएक्शन सिस्टम, बट रिक्वायर्ड इज ओनली 428.6 ग्राम। सो उसको फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम्स, कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा। सो दिस इज यू आर गोइंग टू सॉल्व द लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोल फ्रैक्शन के ऊपर है। हमें मोलैरिटी निकालनी है इसके अंदर। मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। सोल्यूट इज यानी कि इथेनॉल एंड वाटर इज द सॉल्वेंट इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज बीन गिवन टू अस। तो हमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का दे रखा है एंड दिस इज 0.040। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं वाटर के। वाटर के मोल्स निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्टैंडर्ड है, डेंसिटी वाटर की यही लेके चलनी है। ऑल्दो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच। ठीक है, उसके बगैर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर निकालना है कि कैसे हम वो लेते हैं, कि कैसे वो वैल्यू आई है, तो जनरली द डेंसिटी इज गिवन टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं। तो क्या बन जाएगा अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे? kg को ग्राम में बदला ये,
और मीटर क्यूब को उसमें बदला तो कितने आ जाएंगे, 2-3 बार ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मीटर क्यूब है। तो यानी कि अगर अब तुम इसे सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी ये सारा कट गया, जीरो तो सारे कट गए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर इज कैरिंग ए वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम इससे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं मोल्स निकालने के लिए। वाटर मोल्स से हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ दिस इज, तो मुझे यहाँ गिवन मास चाहिए। हम वॉल्यूम लेते हैं वाटर का स्टैंडर्ड 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो ग्राम कितने हो जाएंगे, 1000, क्योंकि 1:1 की रेशियो है ये। 1 ग्राम ऑफ दी वाटर विद कैरिंग ए वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा वो कितने ग्राम ऑक्यूपाई करेगा, 1000। सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 लीटर ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब हमारे पास गिवन मास आ गया। मोलर मास वाटर का तुम्हें पता है। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी गिवन मास अपॉन, एंड दिस कम्स आउट टू 50.55। ये स्टैंडर्ड है, कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हाउ डज इट कम। नाउ द मोल फ्रैक्शन इज बीन गिवन टू यू। अब इस फॉर्मूले में यूज करते हैं कि x ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमें नहीं पता, x प्लस सॉल्व फॉर x, मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट द मोल्स आउट ऑफ इट। वंस यू गेट द मोल्स, तुम्हें मोल्स मिल जाएंगे इथेनॉल के। ठीक है, वंस यू गेट द मोल्स ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। तो यानी कि मुझे क्या करना है, जितने मोल्स आएंगे दैट विल टू बी डिसॉल्व इन, इसका आंसर जो निकालोगे तो ये आएगा, ये मोल्स आ जाएंगे इथेनॉल के मोल्स। अब मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर निकाला जाता है। तो मोल्स जितने आएंगे तुम्हारे डिवाइडेड बाय 1 विल बी द मोलैरिटी। तो जितने मोल्स आए वही क्या बन जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो तुम्हें मोल्स ऑफ वाटर निकालने थे, वो हमने निकाल के दिखा दिए। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में डालो, मोल्स आ जाएंगे इथेनॉल के। वंस यू गेट द इथेनॉल के मोल्स जब आ जाएंगे तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 लीटर की यानी कि जितने मोल्स होंगे वही तुम्हारी मोलैरिटी बन जाएगी। फाइन, नेक्स्ट प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी। 30th क्वेश्चन में हमें मास निकालना है 1 कार्बन एटम का, 12C एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम का मास निकालना है। अब तुम्हें पता है कि 1 मोल ऑफ 12C कार्बन एटम इज इक्वल्स टू हाउ मच, कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स। इतने एटम्स प्रेजेंट है, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इसका मास कितना है, एंड बेस 12 ग्राम। और हमें किसका निकालना है, एक एटम का निकालना है। 1 एटम ऑफ 12C विल बी देन इक्वल्स टू, बस सिंपल, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक स्टैंडर्ड 1 मोल कार्बन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने। उसका मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, यू हैव टू जस्ट फाइंड द रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन 33 ट्राई करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट केस बोला है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। 52 मोल्स ऑफ हीलियम है। 1 मोल हीलियम के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो 52 मोल्स के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स होते हैं। सेकेंड पार्ट 52U ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हमें पता है कि 4U ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1 एटम। तो 52U के अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 13 एटम्स।
ठीक है, 4u ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, तो 52u ऑफ हीलियम इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? नेक्स्ट इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए निकालना है, तो फिर से हमें ग्राम की टर्म्स में करना है। तो तुम्हें पता है कि 6.0 तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है कि जो 4 ग्राम होता है कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, क्योंकि 1 मोल हीलियम 4 ग्राम के बराबर है, तो 4 ग्राम के अंदर कितने होंगे स्टैंडर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 52 ग्राम के लिए निकालना है, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितना होगा? सिंपल स्टोइचियोमेट्री, यूनिटरी मेथड लगाओ और सॉल्व, यू विल गेट द आंसर, द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन तुम लोगों ने 9th क्लास में भी करे होंगे, सो इट्स सेम लाइक दैट। 34th क्वेश्चन देखते हैं। A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. 2 components present है, उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने किसी सैंपल को बर्न किया और हमें 3.38 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, और 0.690 हमें वाटर प्रोड्यूस हुआ है, और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured STP of this welding gas has a weight of 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molar mass and the molecular formula. अब हमें पता है कि empirical formula निकालना है तो हमें परसेंटेज बाय मास चाहिए होती है एलिमेंट्स की। परसेंटेज बाय मास अगर हमें चाहिए तो मुझे यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो फ्यूल हम लोगों ने जिस चीज को जलाया है उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, इसके अंदर कितनी प्रेजेंट है टोटल। तो हमें स्टैंडर्ड पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44, और उसके अंदर कार्बन कितनी होती है? 12 ग्राम होती है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ सी। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर कार्बन कितना ग्राम प्रेजेंट था? तो यानी कि 3.38 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम H2O के लिए निकालेंगे। H2O में क्या होता है? 18 ग्राम। इसके अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है? 2 ग्राम। तो 0.690 twice of this divided by, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। नाउ यू हैव गॉट द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द गिवन कंडीशन। कितना कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट था, पर हमें तो परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? टोटल मास करो, टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो तुम्हारे पास आंसर है, इसको ये x ग्राम आया और ये y ग्राम आया, ऐड कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दो। दिस इज टोटल मास, मास पर परसेंटेज, मास परसेंटेज हमें निकालना आता है। तो मास परसेंटेज ऑफ C विल बी इक्वल्स टू x अपॉन टोटल मास, मास परसेंटेज y, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो हमारे पास मास परसेंटेज आ गया, और यही हमें चाहिए होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए देखा कि 44 ग्राम के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है, तो इतनी अमाउंट के अंदर कितना कार्बन होगा। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन, फिर हम लोगों ने मास परसेंटेज का जनरल फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। अगर एक बार ये वाला पार्ट हो गया तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे एंड वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हमारे
हमारे पास एलिमेंट है और एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज हमारी x1 और y1 आई थी। इसका एटॉमिक मास आपको पता है 12 और 1 होता है। फिर इसके बाद मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, जितनी परसेंटेज आई है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसके बाद मोलर रेशियो, मोलर रेशियो निकालोगे। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो मोलर रेशियो 1:1 आएगी। तो सिंपल होल नंबर रेशियो भी यही आएगी। जब कैलकुलेट करोगे x1 और इसको, यू विल गेट दिस। और मोलर रेशियो क्या करना होगा, जो छोटी वैल्यू आएगी उससे दोनों को डिवाइड करना है। जब तुमने इसको इससे डिवाइड किया होगा, मैं चलो एक बार लिख देती हूँ। दिस वैल्यू कम्स आउट टू 7.69, ये वैल्यू आएगी 7.68 के करीब आएगी ये वैल्यू। जब डिवाइड करोगे तो 1:1 की रेशियो आएगी। सो द इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी CH। तो इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा 13, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंपेरिकल मास। अब हमें चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास मोलर मास होना चाहिए। तो मोलर मास के लिए हमें दे रखा है, उन्होंने हमें बोला है कि 10 लीटर ऑफ दिस गैस विच इज बीइंग वेड एट द STP हैज अ मास ऑफ 11.6 ग्राम। दिस इज द स्टैंडर्ड वन। कोई भी स्टैंडर्ड होती है तो उससे जब तुम मास निकालोगे वो मोलर मास हो जाएगा। तो यानी कि हमें दे रखा है STP वे 11.6 ग्राम। तो स्टैंडर्ड STP के अंदर जो वॉल्यूम हमारा होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो इतने के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पास उस अमाउंट के लिए जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है, कि उस अमाउंट के लिए जितनी गैस हमारी प्रोड्यूस हुई है उसका जो वे है वो 11.6 है। तो यानी कि ये बेसिकली हमें मोलर मास देगा। पर स्टैंडर्ड के लिए तो 22.4 लीटर है। तो हमें तो हर चीज स्टैंडर्ड के लिए करनी है। तो 22.4 लीटर ऑफ द गैस विल वे जब इसको सॉल्व करोगे दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 26 ग्राम। तो ये 26 ग्राम क्या बन गया मोलर मास, कि हमने स्टैंडर्ड के लिए निकाला 22.4 लीटर के लिए निकाला है। तो हमारे पास जो N होता है दिस इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमारा आया 26, इंपेरिकल मास हमारा आया 13, तो N क्या आ गया 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास CH। फॉर्मूला विल बी C2H2। तो इथाइन गैस है हमारे पास ये। दिस वी आर गोइंग टू। तो जो स्टैंडर्ड के लिए जब निकालते हो तो जो मास आता है वो मोलर मास आता है। और ये उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का दिया हुआ है, जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर वे हमें मिला उस गैस का। और ये हमने स्टैंडर्ड के लिए